जय श्री राम दोस्तों। और स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, आज से नया चैप्टर, एंड दैट इज बाइनोमियल थ्योरम। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, जेई मेंस एडवांस दोनों के हिसाब से। बाइनोमियल थ्योरम से हर साल काफी क्वेश्चन आते हैं, और हर साल आते हैं, डुएबल आते हैं, फिक्स्ड पैटर्न बेस्ड आते हैं। बाइनोमियल थ्योरम आप ऐसा मान लो, एक ऐसा चैप्टर है जिसमें जो पैटर्न ऑफ सवाल है वो फिक्स्ड है ना, मतलब बहुत ज्यादा कुछ ऐसा सवाल आने का चांस कम होता है कि एकदम ही आप पहली बार देख रहे हो, है ना। देर आर सम क्लासेस ऑफ प्रॉब्लम वही रिपीट होती रहती है। ये हो सकता है उसी प्रॉब्लम को बहुत हिडियस तरीके से प्रेजेंट किया जाए आपके सामने। लाइक इट्स नॉट वेरी ऑब्वियस कि आपको क्या फाइंड आउट करना है ना। देयर मे बी सम मैनिपुलेशंस व्हिच विल फर्स्ट टेक यू टू द इजियर वर्जन एंड देन यू कैन सॉल्व इट। ये होता है बाइनोमियल में, ये बहुत ज्यादा होता है। तो बाइनोमियल थ्योरम अच्छी खासी प्रैक्टिस डिमांड करता है, और इसमें सबसे अच्छी बात है थ्योरी बहुत ज्यादा नहीं है इन कंपैरिजन टू तुम्हारे डिफरेंट। अभी तक जैसे मैं क्वाड्रेटिक या सीक्वेंस, जैसे 11th में तुम देखते थे, अभी हमने कोऑर्डिनेट नहीं करा, तो ऐसे भी तुम्हें थ्योरी बहुत ज्यादा किसी चैप्टर में ट्रिगर के अलावा मिली नहीं होगी। पीएनसी में मैं मानता हूँ थोड़ी बात तुमने थ्योरी ज्यादा पढ़ी, बाकी क्वाड्रेटिक थ्योरी उतनी नहीं है ना। जो भी चीजें मैंने तुम्हें क्वाड्रेटिक में पढ़ाई है वो बेसिकली डेरिवेशन ऑफ द प्रीवियस टॉपिक। बाइनोमियल में भी थ्योरी ज्यादा नहीं लगता है। कोऑर्डिनेट इज समथिंग दैट रिक्वायर्स हाई लेवल ऑफ थ्योरी। तो बाइनोमियल थ्योरम हम जो है अलजेब्रा का अभी के लिए लास्ट चैप्टर रखेंगे, एंड देन वी विल मूव स्ट्रेट ऑन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो फिर फुल कोऑर्डिनेट करेंगे, एंड देन अगर 11th के एंड तक टाइम बचता है तो वी विल डू कॉम्प्लेक्स, नहीं तो कॉम्प्लेक्स जाएगा लास्ट 12th में, विच इज फाइन। 12th में भी कॉम्प्लेक्स करने का टाइम मिल जाता है। डिटरमिनेंट एंड मैट्रिसेस रहता ही है उस टाइम कर लेंगे, प्रोबेबिलिटी डिटरमिनेंट मैट्रिसेस सब रहते हैं। ओके, सो व्हाट इज बाइनोमियल थ्योरम बेसिकली डील्स विद। ओके, लेट्स समझते हैं ना। बाइनोमियल मतलब बेसिकली क्या होता है, ये तो आपको पता ही है ना। टू टर्म्स हो जिस एक्सप्रेशन में, तो ये बेसिकली होता है एक्सप्रेशन विद टू टर्म्स, वो बाइनोमियल होता है, राइट। तो बाइनोमियल थ्योरम बेसिकली क्या बोलता है कि मुझे अगर x प्लस वाई टू दी पावर ऑफ n को एक्सपैंड करना है, ठीक है, आई वांट टू फाइंड इसका एक्सपेंशन। अब इसको मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा ना, तो आपने बोला सर जैसे x प्लस वाई का होल स्क्वायर होता है, दैट कैन बी रिटन एज x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर। फिर आपने बोला x प्लस वाई का होल क्यूब, दैट इज समथिंग लाइक x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y प्लस 3xy स्क्वायर प्लस y क्यूब, राइट। फिर x प्लस वाई की पावर 4 भी आप कुछ ऐसे निकालोगे, x प्लस वाई की पावर 5 भी निकालोगे। बट सवाल आता है व्हाट अबाउट x प्लस वाई टू दी पावर n का, जब ये जनरल फॉर्मूला होता है या नहीं। तो देयर आर वेरियस ways to find out it, honestly speaking। जो सबसे मेरे दिमाग में आइडियल तरीका आता था वो होता था कि मैं x प्लस वाई टू दी पावर n प्लस वन को x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई टू दी पावर n इंटू, और यहाँ से रिकरेंस रिलेशन लगा के वी कैन फाइंड द फॉर्मूला, राइट। दिस कैन बी लाइक वन ऑफ द वे, बट अगेन यहाँ रिकर्शन लगाना टफ है, बिकॉज फर्स्टली टू वेरिएबल्स और हमें नहीं पता है बेस फॉर्मूला क्या बनेगा, या व्हाट विल बी द फर्स्ट केस, व्हाट इज द स्टार्टिंग पॉइंट, राइट। सो बेसिकली हम लोग इंडक्शन के थ्रू प्रूव कर सकते हैं, बट अगेन वी नीड समथिंग सम, है ना, कुछ हमें एक लॉजिक चाहिए, तब हम उसको इंडक्शन से वेरीफाई करेंगे। तो उससे अच्छा है मैं ये ऑब्जर्व करूं कि x प्लस वाई जैसे होल स्क्वायर किया, तो हो क्या रहा है, हर जो भी टर्म बन रही है मेरे पास वो बेसिकली होमोजीनियस है। देखिए होमोजीनियस है क्योंकि सब डिग्री 2 है, यहाँ सबकी डिग्री 3 है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ जब मैं x प्लस वाई टू दी पावर ऑफ n को एक्सपैंड करूंगा,
तो मेरी जनरल टर्म कुछ ऐसी आएगी, लेट से ए आर एच सी सम पावर आर होगी और वाई की पावर एन माइनस आर होगी। ये जनरल टर्म हो जाए और समेशन हो जाए इसका, जहाँ पे आर की वैल्यू जाएगी 0 से लेके या 1 से लेकर एन तक। अच्छा, नंबर ऑफ टर्म्स इतने आएंगे भाई। नंबर ऑफ टर्म्स जैसे मेरे को दिख रहे हैं यहाँ पे, देर आर एन प्लस वन टर्म्स है ना, तो 0 से एन ले लो, बेटर है ना। सो वी कैन से दैट देयर विल बी 0 to n number of terms in h plus y to the power of n। तो फाइंड आउट करना है हमें ए आर। तो भाई अब तुम एक बात बताओ, मैं जितने डिफरेंट तरीकों से h टू दी पावर r और y टू दी पावर ऑफ n माइनस r, मतलब r एक्सेस एंड n माइनस r y को लिख सकता हूँ, उतने मेरे पास डिफरेंट सम में आएंगे। ए आर बेसिकली क्या होता है, कोएफिशिएंट्स का सम होगा। तो जितने डिफरेंट अरेंजमेंट इससे होंगे वही मेरा आंसर होगा। जैसे नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट्स इतने होंगे, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, ये तो हमें पता ही है, which is nothing but NCR। तो हमें क्या पता चल रहा है, that AR is nothing but NCR। तो we can say that h plus y to the power of n is nothing but summation r equal to 0 to n NCR h to the power r y to the power n minus r। This is h plus y to the power of n, 0 to n NCR h to the power r y to the power n minus r। कितने नंबर ऑफ टर्म्स हो रहे, n प्लस वन टर्म्स आ रहे, ठीक है, n प्लस वन टर्म्स आ रहे, ठीक है। तो ये बेसिकली जो NCR होता है, दैट इज n चूज r, इसका आप बेसिकली बाइनोमियल कोएफिशिएंट भी बोल सकते हो। व्हाट कैन यू से इट एज, बाइनोमियल कोएफिशिएंट, राइट। Let's expand one, let's do expansion of, let's say h plus y to the power 5। तो ये क्या बनेगा, h to the power 5 5c1 h to the power 4 y plus 5c2 h cube y square। अच्छा, मैंने फॉर्मूला में एच सी पावर आर वाई की पावर एन माइनस आर लिखा है, ठीक है। तो हम लोग उस टाइप से एक्सपेंड करते हैं। विल इट मेक एनी फर्क, एनसीआर तो सिमेट्रिक होता है ना, हमें पता ही है, एनसीआर सिमेट्रिक होता है ना, तो मैं आर की जगह एन माइनस आर भी सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। ये तो पता ही है, एनसीआर बराबर एनसी एन माइनस आर, तो पीएनसी में पढ़ लिया, ठीक है। नॉनदलेस तो इसे लिख लिया 5c0 x टू द पावर 0 y की पावर 5 प्लस 5c1 x y to the power 4 plus 5c2 x square y cube 5c3 x cube y square 5c4 5c5 5c5 hc power 5 y की power 0, ठीक है। so this is how you expand। तो ये होता है बाइनोमियल थ्योरम, है ना। अगर मैं एकदम सिंपल टर्म्स में, दिस इज ए बाइनोमियल थ्योरम, you can easily expand x plus y to the power of n using this term, इसलिए इससे यूज होता है जब मुझे x plus y to the power of n expand करना हो। Now the thing comes is that इतने से मैं तो जेई मानता नहीं है ना, तो देयर आर मेनी कंसेप्चुअल एप्लीकेशंस रिलेटेड टू बाइनोमियल थ्योरम, जो हम अब धीरे धीरे करके एक्सप्लोर करेंगे, एक्सपैंड करेंगे, समझेंगे हाउ टू यूज बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। तो बाइनोमियल थ्योरम के में भी लेट्स नाउ एनालाइज द एक्सपेंशन, ठीक है, एनालिसिस ऑफ x plus y to the power n। तो सबसे पहले तो मुझे ये पता चलता है कि नंबर ऑफ टर्म्स इतनी आती है n प्लस वन। नंबर ऑफ टर्म्स बेटा मेरे पास इतनी आ रही है n प्लस वन।
सेकेंड। कुछ मिडिल टर्म जैसा कॉन्सेप्ट इसमें इंपॉर्टेंट होगा, मानते हो मेरी बात? क्योंकि बहुत ज्यादा सिमेट्रिक है। आर, ए आर विल बी बेसिकली ए एन माइनस आर, है ना? तो मिडिल टर्म तो इसमें इंपॉर्टेंस रखता है। तो मिडिल टर्म के लिए यार क्या मेरे को दो केस लेने चाहिए, एन ऑड एंड एन इवन। क्योंकि अगर एन ऑड हुआ तो नंबर ऑफ टर्म्स इवन होंगे, एन प्लस वन, है ना? अगर एन ऑड है तो नंबर ऑफ टर्म्स आर इवन, एन इवन है तो नंबर ऑफ टर्म्स आर ऑड। तो जब ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है तो मेरे पास क्लियरली जो है एक टर्म मिडिल में आ जाएगी। मानते हो ये बात? मान लो मेरे पास यहाँ पे A1, A2, A3, A4, A5 है, तो मैं कह सकता हूँ ये मेरी मिडिल टर्म हो जाएगी। n प्लस वन बाई टू टर्म मिडिल होती है ना, तो अगर n की वैल्यू ऑड हुई तो n प्लस वन बाय टू टर्म मेरी मिडिल टर्म हो जाएगी। सॉरी, n की वैल्यू अगर इवन होती है, n की वैल्यू अगर इवन होती है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ जाएंगे भाई, n प्लस वन। जैसे मान लो n की वैल्यू 4 हुई तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ जाएंगे, 5, राइट? तो n बाय टू प्लस वन मेरी जो है मिडिल टर्म हो जाएगी, है ना? ऑलवेज देख रहा है ये मुझे, है ना? दिस इज द मिडिल टर्म। बट व्हाट इफ n इज ऑड? अगर n ऑड है तो मेरे पास अब जो है n की वैल्यू लेट से 5 है, तो मेरे पास n प्लस वन बाय टू एंड n माइनस वन बाय टू दोनों मिडिल टर्म बनते हैं। मतलब अगर n ऑड है तो a ऑफ n प्लस वन बाय टू एंड a n माइनस वन बाय टू, ये मेरे मिडिल टर्म्स होते हैं। और अगर n इवन है तो मेरे पास सिर्फ एक ही मिडिल टर्म होगा, a n बाय टू प्लस वन। तो ये हो गया मिडिल टर्म। ठीक है दोस्त, ठीक है। और मिडिल टर्म जो है, जो ए आर न्यूमेरिकली लार्जेस्ट होता है फॉर मिडिल टर्म, न्यूमेरिकली लार्जेस्ट फॉर मिडिल टर्म, जो भी मिडिल टर्म होती है उसका कोएफिशिएंट सबसे लार्जेस्ट होता है, ए आर। ठीक है। तो एनालिसिस में तो ये नंबर ऑफ टर्म्स हो गया, मिडिल टर्म हो गया। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल इसमें बनता है, रेशियो ऑफ कंसेक्यूटिव टर्म्स। तो ए एन प्लस वन बाय ए एन, ये बेसिकली क्या बन जाएगा, या ए आर प्लस वन बाय ए आर, एन सी आर प्लस वन बाय एन सी आर, एन फैक्टोरियल बाय आर प्लस वन फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो ये बन जाएगा तुम्हारा एन माइनस आर अपॉन आर, देख रहे हो? दिस विल बी द रेशियो ऑफ एन माइनस आर अपॉन आर प्लस वन, रेशियो ऑफ कंसेक्यूटिव टर्म्स। ये थोड़ा याद रखना, ये क्वांटिटी याद ही कर लेना, एन माइनस आर अपॉन आर प्लस वन, है ना? एन सी आर प्लस वन अपॉन एन सी आर बराबर एन माइनस आर अपॉन आर प्लस वन। देख लो इवन अगर लेट्स से
5c3/5c2 1 होता है, राइट? 2 बाय एन की वैल्यू मैंने 5 रखी और आर की वैल्यू 2 रखी। 3/3 है, सही है बात, सही है, कैलकुलेशन सही। एन माइनस एन माइनस आर अपॉन आर प्लस 1 होता है, ठीक है। एन सी आर प्लस 1/NCR। तो दिस इज योर रेशियो ऑफ कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। और क्या प्रॉपर्टी हो सकती है बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स को लेके? चेक करें रिकॉर्डिंग चल रहा है या नहीं। हाँ चल रहा है, चल रहा है। ओके ठीक है, इनने जो है इसे r बाय r माइनस 1 के टर्म में लिया है, एंड आई टोल्ड यू इन दिस वे ना, r प्लस 1 और r, तो तुम यही वाला प्रेफर करना। ठीक है, चलो। बासेल ट्रायंगल तो जो है किसी काम का नहीं। ओके। हम्म। ठीक है, तो अब आपको बेसिकली ऑलराइट, तो बाइनोमियल एक्सपेंशन करना अब आपका आ गया, तो अब आप बहुत सारे सवाल करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बहुत इजी सा सवाल लेते हैं। इफ कोएफिशिएंट ऑफ h to the power 6 and h to the power 12 are equal in 3x plus 4y to the power of n, find n। तो इससे तो इजी मैं शायद कोई सवाल दे ही नहीं सकता हूँ। इसमें पर एक गलती करते हैं बच्चे, ये 3 और 4 नेगलेक्ट करते हैं और n की वैल्यू 18 बोल देते हैं। 18 कैसे सर? भाई 6 बराबर n माइनस 12, वो ये लॉजिक लगा देते हैं, है ना, r इक्वल टू n माइनस आर वाला। यहाँ पे तुम्हें ध्यान रखना है ये 3 है और ये 4 है, तो ऐसे नहीं कर सकते, राइट? तो h c पावर 6 का कोएफिशिएंट क्या है जल्दी बताओ। इधर पे 4 चल रहा है, n c n माइनस 6, 3 to the power 6, 4 की पावर n minus 6, right? This is equal to nc n minus 12, 3 की पावर 12, 4 की पावर n minus 12. This is the equation you have to solve, which I don't expect you to अभी के stages से ले। ठीक है, this you can solve in your later classes, मतलब 12th में ये तुमसे solve हो जाएगी, है ना। You will be able to tell me कि maybe no solution exists, और अगर एक तरह तो बता दोगे। This goes under AOD. Okay, let's look at the next question. If sum of equidistant coefficients
are equal in ax plus by to the power of 5, find a comma b belonging to integers. ये थोड़ा नंबर थ्योरी ओरिएंटेड सवाल हो गया ना, है ना। इक्विडिस्टेंट कोएफिशिएंट मतलब समझ रहे हो ना, सिमेट्रिक की मैंने बात की। जैसे फर्स्ट और लास्ट, सेकंड सेकंड लास्ट, थर्ड थर्ड लास्ट। Can we do this? तो ये जो इक्विडिस्टेंट कोएफिशिएंट्स तुम्हारे कौन कौन से बनेंगे? एक बनेगा 5c0 b की पावर 5, राइट। और इधर से इसका इक्विडिस्टेंट पेयर क्या था? 5c5 a की पावर 5। तो a की पावर 5 प्लस b की पावर 5, this should be equal to, this should be equal to mm, है ना, n की वैल्यू 5 है तो 6 टर्म्स आएंगी, है ना। हाँ, 0 5 1 4 2 3 सारे हो गए, सारे हो गए। और ये कांस्टेंट है, तो दिस इज मतलब हमारा मेन तो, है ना। हाँ, सही है सही है। दीज आर ऑल कांस्टेंट्स। तो a to the power 5 plus b to the power 5 is equal to 5 times a b to the power 4 plus a to the power 4b is equal to 10 times b square a cube plus a square b cube। ये है ना। तो अगर मैं इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को कंसीडर करूं, तो ए पी 4 प्लस ए 4 बी 2 a क्यूब b स्क्वायर प्लस 2 a स्क्वायर b क्यूब। तो ए बी से अगर डिवाइड किया तो वी विल हैव b टू द पावर 4 प्लस a क्यूब इज इक्वल टू 2 a स्क्वायर b प्लस 2 a b स्क्वायर। ठीक है, a क्यूब प्लस b टू द पावर 4। माइंड यू ए और बी इंटीजर्स है, राइट। तो a क्यूब प्लस b टू द पावर 4 बराबर 2ab a प्लस b। और क्या है हमारे पास इक्वेशन? अब हमारे पास है कि a टू द पावर 5 प्लस b टू द पावर 5। यहाँ से तो आप कुछ ज्यादा रिड्यूस कर नहीं सकते। 5 टाइम्स ए बी a क्यूब प्लस b क्यूब and a to the power 5 plus b to the power 5 is also equal to 10ab 10 times you can take a square b square.
तो a plus b. I think you can solve this pairs of equation, right? Like तुमने पहले और दूसरे को डिवाइड किया, you will get interesting results. In fact, I can see something from here also. Here also you can combine these three. तो यहाँ से ये मैं तुम्हें टास्क देता हूँ. Just see a cube plus b cube can be factorized as a plus b into a square plus b square minus ab. So you first deal with 2 and 3, then take 1 and 3 and then take 1 and 2 and try to find some pattern if possible. Okay, just to do that. All right, just to do that. Okay, let's take some problems now from the book itself. So I think this one the formula based only, right? Find the sixth term in expansion of this. डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है. अब तुमसे सिक्स्थ टर्म बोला, हाँ. ये चीज रह गई थी, राइट? मैंने बोला ना n+1 टर्म्स होंगे. तो rth टर्म बेसिकली तुम्हारा कौन सा आएगा? ar-1 आएगा ना. तो तुम्हारा जो फॉर्मूला है उसमें तुम r की जगह 5 डालोगे, तो इसमें बेसिकली आएगा 10c5 2h स्क्वायर की पावर 5 1/3h स्क्वायर की पावर 5 जब बीच में -1 है तो -1 कैसे एडजस्ट होता है? -1 की पावर चलती है, -1 की पावर चलती है बेसिकली तुम्हारी r, -1 टू दी पावर r. जब माइनस आ जाए ना, ये चीज रह गई थी. x minus y to the power of n is nothing but, है ना, ये तुम इजीली प्रूव भी कर सकते हो, -1 to the power of r n c r x to the power r y to the power n minus r. ठीक है, तो -1 की पावर 5 आ जाएगा. -1 की पावर 5 10c5 2 की पावर 5 by 3 की पावर 5. ठीक है. Let's try this one now. The 21st and 22nd terms are in the expansion of this are equal, then find the value of x. है ना? Let's see. क्या रहा है? 21st and 22nd terms equal है 1 minus h की पावर 44. तो 22nd टर्म कब आएगी? जब r की जगह 21 डालोगे. 22nd टर्म कब आएगी? 23rd टर्म आएगी जब r की जगह 22 डालोगे, राइट? और क्या कह रहा है? 21st and 22nd टर्म्स, है ना? और तुम्हें इसमें वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड आउट करनी है ना. ठीक है, तो वैल्यू ऑफ एक्स यहाँ बन जाएगी. देखो, -1 की पावर 21. 21st और 22nd टर्म था, क्या था? अच्छा, 21st एंड 22nd टर्म. ठीक है, 21st एंड 22nd आर इक्वल. तो r की जगह 20 डालोगे एंड r की जगह 21 डालोगे. ठीक है,
-1 की पावर 21, 44C21 h to the power of 23. This is equal to -1 की power 20, 44 44 C20 h to the power 24. तो यहाँ से आप इजीली सॉल्व कर सकते हो h. That will be -1 की पावर 1, 44C21 में 44C20, और इसका फॉर्मूला अभी हमने देखा था, राइट. n माइनस आर अपॉन आर प्लस 1 देखो आया था ना. n माइनस आर अपॉन आर प्लस 1. तो 44 माइनस 20 is 24 by 21. So what is the answer? 8 by 7. Right? माइनस साइन के साथ. एंड ठीक है, और देखते हैं. लेट्स सी सम मोर प्रॉब्लम्स. है ना, तो इजी है, इजी लग रहा हो जाए ये तो तुम्हें, है ना. तो भाई जी देख, थोड़ा सा अच्छा सवाल लेते हैं. h टू दी पावर k का कोएफिशिएंट फाइंड करना है तुम्हें इन 1 प्लस 1 प्लस x प्लस 1 प्लस x का होल स्क्वायर एंड सो ऑन टिल 1 प्लस x टू दी पावर ऑफ x. इसमें, है ना. तो ये बेसिकली तुम्हारी एक जीपी है. तो क्या सम बनेगा ये बनेगा ना. तो तुम्हें इसमें बेसिकली h टू दी पावर, इस पूरे में h टू दी पावर k का कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना है ना. तो मान लेते हैं इस पूरे में h टू दी पावर k समथिंग a h टू दी पावर k. तो 1 प्लस h टू दी पावर n प्लस 1 में वो कितना होगा, a h टू दी पावर k प्लस 1. मतलब तुम्हें इस चीज में h टू दी पावर k प्लस 1 का कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना, मतलब r की वैल्यू थी k प्लस 1. तो दैट इज n प्लस 1 c k प्लस 1, राइट. ऑलराइट, n plus 1 c k plus 1. That is the answer. Okay. Find coefficient of h to the power 15, h plus 1 to the power of 101 into h square minus h plus 1 to the power of 100. तो देखो, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, है ना. अब ये बहुत ऑब्वियस है कि मुझे पता है h plus 1 into h square minus h plus 1. This is nothing but h cube plus 1. So I can make this as h cube plus 1 की पावर 100 और एक h plus 1 एक्स्ट्रा बच दिया, से बाहर ले लो. अब मुझे h टू दी पावर 50 का कोएफिशिएंट चाहिए. मतलब यहाँ पे अगर मेरे पास h है और 1 है, तो इधर पे मुझे एक तो h टू दी पावर 49 चाहिए, और एक मुझे h टू दी पावर क्या चाहिए, 50 डायरेक्ट डायरेक्ट ही चाहिए, राइट. ये देखो इनने क्या कर दिया.
ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर का ए क्यूब माइनस बी क्यूब कर दिया, चलो कोई बात नहीं, है ना। तो एक्स क्यूब प्लस वन की पावर 100 मुझे एक्स की पावर 49 चाहिए और एक्स की पावर 50 चाहिए, तभी पॉसिबल है, क्योंकि आई एम मल्टीप्लाइंग विद दिस एंड दिस, और कुछ तो है नहीं। तो एक्स क्यूब प्लस वन की पावर 100 में 49 का आना पॉसिबल है क्या? नहीं है। इसमें 50 का आना पॉसिबल है क्या? एक्स क्यूब प्लस, क्योंकि एक्स की जो भी पावर आएगी 3 के मल्टीपल में आएगी इंटू 100 हो जाएगी, तो 100 से कम तो 300 से कम तो पॉसिबल ही नहीं है। गेट इन माई पॉइंट? या 300 से कम तो आएगी, 3 के मल्टीपल में ही आएगी ना यार, 3 के मल्टीपल में ही आएगी ना यार। तो 3 के मल्टीपल में तो है नहीं ना 50 ना 40, नहीं तो आंसर विल बी 0। खत्म बात। लिखा भी है नॉट मल्टीपल ऑफ 3। फिनिश। ठीक है, ये समझे? जब मैं एक्स क्यूब प्लस वन की पावर 100 लगाऊंगा, तो इसी जनरल टर्म तुम तो देख लो ना, 100 CR एक्स क्यूब की पावर आर, वन की तो कुछ भी पावर वन ही हो जाती है। तो ये 3 आ रहा है ना, एक्स टू दी पावर 3 आ रहा है, एक्स की पावर हमेशा 3 का मल्टीपल आएगी, नॉट पॉसिबल है ना। चलो लास्ट क्वेश्चन करते हैं ना, फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर अब कर लूंगा, क्योंकि मेरा गला वाला बैठ रहा है। लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स इन नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स इन 3 की पावर 1/6 प्लस 2 की पावर 1/12 की पावर 101, है ना। इसमें कितनी रैशनल टर्म्स आएगी? तो मैंने बोला जनरल टर्म लिखो, 101 CR, 3 की पावर 1/6 उसी सम पावर आर, 2 की पावर 1/12 उसी पावर 101 माइनस आर। ये आएगा 101 CR 3 टू दी पावर r/6 2 टू दी पावर ऑफ 101 माइनस r/12। तो r 6 से भी डिविजिबल है एंड r इज आल्सो डिविजिबल बाय, एंड 101 माइनस r इज डिविजिबल बाय 12। तो पहली इक्वेशन से मैं लिख सकता हूँ r की वैल्यू होनी चाहिए 6 टाइम मल्टीपल 6 टाइम्स k1, एंड दूसरी इक्वेशन से 101 माइनस r शुड बी 12 टाइम मल्टीपल, तो 101 बराबर r प्लस 12 j2, और r की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 6 j1 प्लस 12 j2 101। क्या ये पॉसिबल है? नहीं है। तो इधर 102 कर लो, अब पॉसिबल हो जाएगा, है ना। पहले क्यों नहीं पॉसिबल था? 6 का मल्टीपल होना चाहिए ना इधर, ऑब्वियस सी बात है। तो अब इसे 6 से डिवाइड कर दो, तो 21 बराबर k1 प्लस 2 k2। इससे तो नंबर ऑफ इंटीजर सोल्यूशन तुम्हें निकालने आते ही, और जितने से पॉजिटिव इंटीजर सोल्यूशन है ना, ये तो अपन मेथड भी पता है, सब पता है, उतने तुम्हारे नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स आएंगे, है ना। तो k2 की वैल्यू बेसिकली क्या क्या हो सकती है?
वन से लेके 10 तक डाल सकते हो ना K2, 0 से लेके 10 तक डाल सकते हो। तो देयर आर 11 वैल्यूज, तो इसका आंसर ना 11 आएगा। ठीक है, तो इधर पे क्लास एंड करते हैं आज की। नेक्स्ट क्लास में लंबी ले लूंगा, अपन और भी टॉपिक सेटिंग है ना, आज जला बैठ रहे हैं। जैसे बाइनोमियल छोटा सा ही टॉपिक है, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय मां शारदे, पढ़ते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट।